होम्योपैथी बेसिक केसेस में काम करती है, पर क्या गंभीर बीमारी में इसका स्कोप हो सकता है? तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल गर्व के साथ बताने की कोशिश करता हूं कि होम्योपैथी एक इतना बड़ा सागर है कि जिसमें जितना काम किया जाए उतना कम लगता है। अगर आप होम्योपैथी की पूरी ताकत के साथ जब होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि मेरा 21 साल का जो अनुभव कहता है, जिसमें हमने इसके साइंटिफिक बनाने के लिए पूरी कोशिश की और लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का जो डेटा, जो हम अभी WHO से लेकर इंडियन ICMR, जो CCRH है, आयुष डिपार्टमेंट है, PMO और बहुत सारी यूनिसेफ या बड़ी बड़ी संस्थाओं को, या मेडिकल लेवल पे जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं और जो एजुकेशनल लेवल पे जो बात करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज को भी हमने सबमिशन के लिए दिया है। उसका रीजन ये है कि पहले होम्योपैथी में ये बोला जाता था कि होम्योपैथी क्लासिकल होम्योपैथी, जो कि मूल रूप से मानी जाती है, जानी जाती है, उसमें आप बेसिक केसेस डील कर सकते हैं, जैसे स्किन है, हेयर है, आर्थराइटिस है, इस तरीके के केसेस। पर जहां मेडिकल साइंस की जहां बात करते हैं, जहां पर लिमिटेशंस आ जाती है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स हो सकते हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स हो सकते हैं, जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स होते हैं, वो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी कई बार उन्हें होपलेस स्थिति जब मिलती है, तो ऐसे केसेस में अगर होम्योपैथी में अगर हमें काम करना है तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में ताकत तो है, बट ये पहचानने की जरूरत है कि उसे किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंटेशन पे लाना है। जो गंभीर बीमारियां हैं, मान लीजिए कैंसर का जिक्र कर लीजिए, हार्ट की परेशानियां हैं, इनका जिक्र कर लीजिए, और भी कई गंभीर बीमारियां हैं, मुझसे ज्यादा शायद आप जानते हैं, उन तमाम बीमारियों में क्या हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सेफेस्ट सिस्टम में से इसका माना जाता है, लेकिन सेफेस्ट के साथ जब हमें चूंकि इमरजेंसी डीलिंग करने के लिए उस ट्रीटमेंट को फास्ट करने की जरूरत है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जिस तरीके की उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हमें मिलती है, जिस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस जैसे बाकी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, एलोपैथी सिस्टम में उसे समझा जाता है, उसके हिसाब से डोजेस का चयन किया जाता है, उसी आधार पर अगर हम साइंटिफिक नजरिए से उस रिपोर्ट्स के आधार पर अपने डोजेस का सिलेक्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को अगर हम सेफेस्ट के साथ जब एग्रेसिव बना देते हैं तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा जैसा काम करता है कि सेफ भी है और फास्ट भी है। तो उसके लिए हमें जो मॉड्यूलेशन है, जो दवाइयों का जो मॉड्यूलेशन है, वो कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत थी। और जो 250 साल पुराना सिस्टम है, चूंकि उसमें 5 गोली, 4 गोली, 4 गुण, 10 गुण, ये जो 200 साल पुराना जो कंसेप्ट है, निश्चित रूप से आज के जमाने में हम क्रिटिकल केस में जब बात करते हैं तो इसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। इसलिए हमने इस कंसेप्ट को मॉडर्नाइजेशन करके, सुपर स्पेशलाइजेशन करके एक नया नाम दिया, जिसका नाम दिया, मेरी क्लिनिक का जो नाम है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसका मतलब होता है आरोग्य, जिसमें हम कह सकते हैं कि WHO की जो डेफिनेशन है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हम किसी पेशेंट को फिजिकली ठीक करें, मेंटली उसको कॉन्फिडेंस दें, और कहीं ना कहीं वो समाज में जिस चीज के लिए जाना जाता है, माना जाता है, जिस चीज के लिए वो काम करता है, वो किसी न किसी चीज का डॉक्टर हो सकता है, किसी भी काम का हम कह सकते हैं, वो जो अपना जानकार है वो उसके लिए फिर से खड़ा हो और समाज में एक्टिव बने। सुपर स्पेशलिटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम जो केसेस डील करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में शुरू से कहा जाता है कि जो बड़े लेवल के केसेस है इमरजेंसी में डीलिंग नहीं की जा सकती। बहुत सारे गूगल में ऐसा बात दिखा गया है, कई कंट्रीज में जहां पे होम्योपैथी के बैंड होने का कई रीजन बताया गया है, लैक ऑफ एविडेंस, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां जहां फंडिंग बंद कर दी गई है, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा था कि होम्योपैथी किसी भी तरीके से साइंटिफिक है या प्लेसिबो इफेक्ट है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिटी में जिन भी लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे जो केसेस होते हैं वो होम्योपैथी में डील किए जा सकते हैं। जो मेरा विश्वास है कि हम उसका डोजेस और जो तरीका है वो बदले, और आज के हिसाब से उसको डोजेस का जब मॉडिफिकेशन आपको। जी हाँ, मेरे लगभग गर्व के साथ जो मैं अपने चैनल पे जो बात बताता हूं या फिर मेरे वेबसाइट के माध्यम से आप जब प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट देखते हैं, करीब ऐसे 3000 जो पेशेंट्स का फीडबैक डेटा है वो हमने लगभग दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म में, मेडिकल प्लेटफॉर्म में दिया है, और आम जनता के लिए भी ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी मेरे जब चैनल पे या मेरे किसी भी जो इंटरव्यूज हैं या एक तरीके से काफी सारे जो लिटरेचर हमने जो बनाए हैं उसमें उन सब केसेस के बारे में हमने व्याख्या दी है, और उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर आप उस ट्रीटमेंट का जजमेंट ले सकते हैं। इवन डॉक्टर्स भी उसको अच्छे से समझ पा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज में बहुत सामान्य सवाल पूछ रहा हूँ, जब मान लीजिए कि किसी को कोई गंभीर समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए फिर उसको आपके पास आना पड़ेगा। मान लीजिए वो नहीं आपके पास पहुंच पा रहा है, तो क्या आप कुछ इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि होम्योपैथी के भारत में जितने डॉक्टर्स हैं उन्हें अब कनेक्ट करके इस नई पद्धति के बारे में आप बता रहे हैं कि भाई साहब, अगर हम इस तरह से इलाज करेंगे तो शायद ये गंभीर बीमारी भी हमारे जरिए आसान हो जाएगी? बिल्कुल। जो होम्योपैथी के जो ओरिजिनेटर, जो डिस्कवरर थे, डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जो खुद जर्मनी से थे, वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो निश्चित रूप से जब एक एलोपैथी डॉक्टर होकर वो होम्योपैथी का जब ओरिजिन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये अब हमारी जवाबदारी है कि हम 200 साल के बाद इस
जो क्लासिकल होम्योपैथी उसमें जो नए इनोवेशन या जो नई टेक्निक्स है वो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मेरे जो कलीग्स हैं या फिर आम जनता के लिए भी वो सुलभ हो सके। इस दिशा में चूंकि मैं ब्रिक्स कंट्रीज के लिए ऑफिशियल होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो मुझे ऑफिशियल एक जिम्मा दिया गया है कि मैं अपना जो होम्योपैथी का तरीका है जिसको हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हम कंसेप्ट कहते हैं और होम्योपैथी की जो बात है जो इंडिया से हम बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं बाहर जा जाकर जिस तरीके से बता पा रहा हूं, निश्चित रूप से ये प्रेरणा हमें अपने इंडिया के डॉक्टर्स को भी देना है। तो एक हमारे मुहिम है कि मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर या अपने किसी न किसी सेमिनार के थ्रू या वेबिनार के थ्रू या अपने पर्सनल लेवल पे जो जो मेरी अप्रोच है मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ये डेटा जो कि मेरे 21 साल की मेहनत है, अनुभव है, उसके आधार पर अगर मैं 3000 पेशेंट का अगर इस तरीके का जो डेटा दे सकता हूं तो निश्चित रूप से अगर ये प्रैक्टिस हमारे हर होम्योपैथ में आ जाए कि हम हर क्रिटिकल पेशेंट या हर तरीके के जो केसेस जो वो डील करते हैं उसका प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट रखकर जो डेटा एनालिसिस दें तो निश्चित रूप से न केवल इससे होम्योपैथी में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको भी होम्योपैथी का डिग्री लेने के बाद एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम एलोपैथी जिस तरीके से एक डिफाइन सिस्टम में अच्छा काम करता है उसी तरीके से होम्योपैथी में भी एक अच्छे लेवल पे अप्रोच ले सकते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया के साथ, समाज के साथ और ईश्वर की दी हुई दुनिया में अगर शिफा नाम का एक शब्द अगर डॉक्टर्स के लिए लिखा है तो निश्चित रूप से उस सीट पर बैठने के लिए होम्योपैथी में पूरी ताकत है कि आप लोगों की मदद कर सके, सेवा कर सके और लोगों के लिए किसी न किसी रूप से उनके लिए साकार उनके जो सपने हैं वो पूरे कर सके। आप लगातार विदेश भी जा रहे हैं, वहां पर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल ही में आप CCRH में पहुंचे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा रहा मैं वो भी समझूंगा, लेकिन विदेश में होम्योपैथी को कैसे लिया जा रहा है? कि ठीक है हमने जर्मनी का तो जिक्र कर लिया कि वहीं से आई, अभी वो खुद ही अब इसको लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति में गए, लेकिन आप चूंकि लगातार भ्रमण कर रहे हैं वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिला? मेरा बस एक ही थीम है कि सच सच होता है, इसको छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या दुनिया का किसी भी मेडिकल प्लेटफॉर्म का जो कहीं ना कहीं जगह हो, हम हर जगह डेटा एनालिसिस के लिए अपना डेटा देते हैं और निश्चित रूप से अगर पेशेंट ठीक होते हैं और एक डिफाइंड सिस्टम जो कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब मैं बताता हूं तो निश्चित रूप से न केवल इंडिया के लोगों को बल्कि विदेशों में भी इस बात की जो पुष्टि है वो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, दूसरी तरीके से जो हमें अप्रिशिएशंस मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं साबित भी होती है और कहीं ना कहीं वो लोगों को एक इंस्पायरेशन के रूप में इंडिया से जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा एक नया तरीका है वो उनके समझ में भी आने लगा है। फिलहाल जो लास्ट ईयर हमें यूएसए का मैंने विजिट किया, आदरणीय ट्रम्प साहब का जो कन्वोकेशन था उसमें हमें डिनर सेरेमनी में इन्विटेशन दिया गया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में मेरा एक विजिट हुआ था जो कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस तरीके से मैं पिछले साल रशिया में मेरी 2 बार ड्यूमा में विजिट हुई, इसके साथ मेरी इस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट में और वहां पे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमने होम्योपैथी का जो हमारा सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी का कंसेप्ट है उसमें डेटा एनालिसिस के साथ जब ये सब प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो निश्चित रूप से ये केवल ना मेरे लिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरे होम्योपैथी के लिए एक नया इनोवेशन और एक तरीके से एक विचारधारा चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा जो जरूरत थी, जो काफी लंबे समय से हमें लग रहा था कि लैकिंग ऑफ एविडेंस के कारण जब हम किसी तरीके से कहीं पर अपनी बात नहीं रख पाते थे और इस पे काम करने की जरूरत थी, तो निश्चित रूप से ये प्रयास है जो हमारा ये वर्ल्ड वाइड जो मेरा क्लिनिक का जैसा एम है कि हम 19 देशों का जो ऑनलाइन सिस्टम से न केवल मैं इंडिया में जो ऑफलाइन सिस्टम है जिसमें लोग मुझ पर आके अपने फेस टू फेस कंसल्टेशन लेते हैं बल्कि ऑनलाइन सिस्टम से भी 19 देशों में जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो ये एक विश्वास है जो हमारे प्रति लोग व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से इस विश्वास से होम्योपैथी का भी जो प्रचार प्रसार भी होता है और जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो आने वाले समय में होम्योपैथ्स के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा करेगा। कोई बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, कोई बड़ी चुनौती आपको नजर आ रही है कि भाई इस चुनौती को पार करना है, वो हो गई तो फिर शायद पूरे देश में पूरे विश्व में हम इसके जरिए अब इलाज जो है मुहैया करा सकते हैं? देखिए जो चैलेंजेस होते हैं वो डे 1 से जब आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फील्ड में समझ में आता है। जब आप 2004 में मैं प्रैक्टिस करने के लिए उतरा था तब मेरे से किसी पहले पेशेंट ने ये बोला था कि सर ये मेरा कैंसर का पेशेंट है मेरे घर में और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे 4 या 5 दिन से ज्यादा का उनका जीवन शेष नहीं है, ऐसा जब बता दिया गया है तो निश्चित रूप से अगर वो होम्योपैथी में आते हैं और मुझ तक ये उम्मीद करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो उनकी उम्मीद थी, क्योंकि 2004 में मेरे पास डेटा नहीं था लेकिन मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था जिसके कारण मैंने उनके कहा कि मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा और अगर ईश्वर ने मुझे इस सीट पे बैठाया तो कहीं ना कहीं ये जो शिफा दी है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट करूं। मेरी नीति और नियत में कोई गलत प्रॉब्लम नहीं थी तो निश्चित रूप से मैंने मेहनत की और उस पेशेंट को मैंने 6 साल अपने सामने ब्लड कैंसर जैसे केस में भी अपने सामने सर्वाइव होते देखा। तो निश्चित रूप से ये जो कॉन्फिडेंस मिलता है इसी तरीके से हम जब डेटा एनालिसिस करके एक फिर सिस्टम बनाते हैं तो जो पेशेंट हमें सिखाता है कहीं ना कहीं वो न केवल हमारे लिए बल्कि एक सिस्टम की
एडॉप्टेबिलिटी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन आइडियाज को लॉन्च करने के लिए भी कहीं ना कहीं साबित होती है। और कहीं ना कहीं उसका फायदा कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट जिन्होंने उम्मीद छोड़ रखी है, हमने करीब 11-11 सेंटीमीटर के गठानों पर काम किया और निश्चित रूप से बिना कीमो, बिना रेडिएशन सर्जरी, बिना इम्यूनोथेरेपी, बिना टारगेट थेरेपी, ये 5 काम एक साथ हमें होम्योपैथी दवाइयों से एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके जब अप्रोच देते हैं तो इसकी पुष्टि ना केवल रिपोर्ट्स में होती है बल्कि काफी सारे मेरे चैनल पर जाकर जब आप होपलेस स्थिति में ऐसे पेशेंट्स का डेटा देखते हैं तो एक तरीके से साबित होता है कि होम्योपैथी ऐसे स्टेज पे काम कर सकती है। अभी आपका ये सेंटर कहाँ पर है? मेरा जो सेंटर है वो इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि न्यू परासिया जो एरिया है इंदौर में वहां पर मौजूद है और ऑनलाइन सिस्टम से अब अभी हम 19 देशों को ऑलरेडी मैनेजमेंट दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उससे अलग बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है आप इंदौर में गए, इंदौर में ही अगर हम बात करें तो कई और होम्योपैथिक के डॉक्टर होंगे, उनके भी अलग अलग सेंटर्स होंगे, उनके भी वहां पर पेशेंट पहुंचते होंगे, लेकिन आप जिस चीज को प्रचारित करना चाह रहे हैं, आप जिस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसको भी हमको दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, उसको करेक्ट करने का सबसे बड़ी तरीका क्या है, क्योंकि बीइंग अ होम्योपैथ ये हम सबकी जवाबदारी की हम एक दूसरे को समझें और चूंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि होम्योपैथी इतना बड़ा वास्ट सागर जैसा है कि सभी डॉक्टर्स का अपना प्रैक्टिस करने का तरीका है। होम्योपैथी में हमने देखा कि कई डॉक्टर्स मेंटल सिम्टम्स के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से करते हैं, कोई अपना फिजियोलॉजिकल सिम्टम के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं। तो निश्चित रूप से सबके पास अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन चूंकि मेरा अनुभव पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर साइंटिफिक तरीके से एविडेंस बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने का है, तो निश्चित रूप से ये जो मेरा प्रयास होता है, जो मैं जगह जगह में बताता हूं और कहीं ना कहीं अपने वेबसाइट और चैनल के माध्यम से बताता हूं, और ये जो डेटा जब प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो ये डेटा उन तक भी पहुंचता है और इसी डेटा के एनालिसिस से उनको भी समझ में आता है कि जिस चीज में हमें लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी बताई गई थी, आज उसी लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी को हमने जो स्कोप ऑफ होम्योपैथी में चेंज किया। मेरी बुक का नाम है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल फ्रॉम होम्योपैथी। इसका मतलब है कि जो असंभव से संभव करने का हमारा प्रयास है, जो होम्योपैथी से, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट है, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट है, जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं, पर हमने होम्योपैथी से उन्हें सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से 21 क्रिएटिनिन तक के पेशेंट्स को ना केवल डायलिसिस से बचाया बल्कि उनका ट्रांसप्लांट भी बचाया। इस तरीके से हम बात करेंगे सर्जिकल कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजियोमा, गॉल ब्लैडर के स्टोन, एवीएम की सर्जरी, एक तरीके से जो फाइब्राइड की सर्जरी, जो बच्चेदानी की गठान, छाती की गठाने, इस तरीके की बड़ी बड़ी सर्जरियों को जो होम्योपैथी में अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर दवाइयों से कोई सर्जरी बचाई जा सकती है तो हर पेशेंट की चॉइस होती है कि हम पहले हम दवा खाएं और फिर सर्जरी पे सोचें। और चूंकि जहां पर दवाइयां खत्म हो जाती है वहां सर्जरी बताई जाती है और उसके पहले होम्योपैथी आ जाती है। अगर पेशेंट के पास समय कम है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के टाइम पर इतना समय नहीं मिल पाता, तो हमें होम्योपैथी का अप्रोच बदलने की जरूरत थी और उस अप्रोच को जो बदलने से जो हमें सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी से रिजल्ट मिले, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो डेटा है वो एनालिसिस करने लायक भी है और लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भाई पहले ही कदम पर हमें सफलता हासिल नहीं जी हुई। बिल्कुल, ये ऐसा रहा होगा तो कई बार कुछ फेलियर्स पे हाथ लगे होंगे, हमने सोचा होगा कि भाई थर्ड स्टेज पर ये पर्सन है, इसको हम इलाज देंगे होम्योपैथी के जरिए संभव हो पाएगा, तो वो शायद नहीं भी हो पाया। ऐसी भी कुछ स्थितियां रही। देखिए, जब भी एक डॉक्टर अपने सीट पर बैठता है तो उसके लिए सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए ठीक करने का भाव होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं वो हमें अगर पता है और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा सोचेंगे अगर मैं अपने डॉक्टर के पास जाता तो उनसे क्या सोच रहा होता, तो निश्चित रूप से जब भी वो हमारे पास आते हैं तो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग के लिए जो उनकी चाहत है वो हमें पूरा करने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। अब इसमें दो नजरिया होता है, मैं हर केस को अपना एक चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि ये लास्ट स्टेज में आए, मैं ये नहीं सोचता कि ये होपलेस कंडीशन में आए, मैं ये सोचता हूं कि अब ये मेरे लिए एक्सेप्टेंस है, चैलेंजेस है और मुझे अपने तरीके से जो बेस्ट होना है वो मेरा प्रयास होना चाहिए। प्रयास करना मेरा काम है, देने वाला ईश्वर है। मैं अपनी नीति नियत क्लियर रखकर कहीं ना कहीं काम करता हूं और निश्चित रूप से अगर मैं उसे क्योर करने की दृष्टि से बात करता हूं तो इस तरीके से हमारे पास आज इतने जो हजारों पेशेंट्स का जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और अगर किसी कारण से अगर हम उन्हें क्योर नहीं भी कर पाए तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम उन्हें ऑप्टिमम टू क्योर, यानी क्योर होने से पहले या कुछ पहले की अवस्था जिसमें हम उन्हें जितना बेस्ट दे सके, जो होम्योपैथी में उनकी हमसे जो उम्मीदें थी, एक डॉक्टर के रूप में मेरा प्रयास था, उसमें जो बेस्ट मिल सकता है उस पेशेंट का जो हक था वो उसे मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट हमें सिखाते हैं वो एक नया परिणाम जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो इनोवेशन है उस पर भी काम करता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले पेशेंट्स को भी और एक तरीके से जो फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी जो हमारा जो बनाने का जो सपना है उसमें काम कर पाता है। कई बार हम देखते हैं चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो या फिर एलोपैथी हो, जो अलग अलग पैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी पैथी को लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब आप तो यही कराइए, दूसरी उस पर जाएंगे तो शायद और समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्पेशली एलोपैथी में बहुत ज्यादा होता है।
तो तब जो मरीज है या उसके परिजन है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि भाई डॉक्टर कह रहा है कि सर्जरी कराइएगा, उसके अलावा कोई और इलाज इसका संभव नहीं है, तब एक किसी पेशेंट को या उसके परिजन को होम्योपैथी पर शिफ्ट होना या आयुर्वेद में जाना बहुत कठिन समस्या होती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस परिवार से आया हूं उसमें करीब 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैं चूंकि बचपन से एलोपैथी सिस्टम से काफी परिचित रहा हूं, मैं उनके साथ मैंने उनकी कार्यप्रणाली समझी हुई है, और उसके साथ चूंकि मेरे घर में आयुर्वेद फैक्ट्री भी है, तो मुझे आयुर्वेद का भी जो नॉलेज है बेसिक लेवल पे मिला। और चूंकि हमारे घर में होम्योपैथी का एक परिचय काफी जो पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जब मेरा नंबर था मैं आगे आया, और ये मेरी सोच थी कि मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, और जिस सिस्टम में करूंगा उसमें भी अच्छा करूंगा। तो जो आपका कहना है कि जब पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, तो निश्चित रूप से पेशेंट्स के लिए पूरी दुनिया का ओपन मेडिकल साइंस मौजूद है, और हर सिस्टम अपनी ओर से बेस्ट मेहनत करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एलोपैथी सिस्टम या होम्योपैथी या आयुर्वेद या सब में कुछ डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता, डिफरेंस बिल्कुल है, लेकिन विवाद यहां नहीं है, विवाद यहां होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर मेडिकल साइंस को जीतने की जरूरत है। और मैं जिस लेवल पे काम करता हूं, ज्यादातर वो पेशेंट्स होपलेस कंडीशन में तब आते हैं जब वो सभी सिस्टम से मना कर दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर विवाद नहीं है, वहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से जो हमसे उम्मीद कर रहा है, मेडिकल साइंस के जो उम्मीदें जो किसी भी सिस्टम से उससे मिले। मैं आपको केस बताता हूं, वेंटिलेटर पे पेशेंट पहुंच रहे हैं और आईसीयू में होने के बावजूद भी इवन कई बार हम चाहकर भी कई बार उसके लिए मदद नहीं कर पाते, और पेशेंट्स को कई बार होपलेस स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होने की स्थिति आ जाती है। परिजन चूंकि जानते हैं, और वो जब हमसे अप्रोच करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम होम्योपैथी से दवाइयों को बनाकर हम उन्हें कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में कंसल्ट दीजिए, और हमारी दवाइयां नाक की नली जो आरटी फीडिंग है उससे हम दिलाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये चमत्कार या कह सकते हैं वरदान है कि होम्योपैथी का, कि काफी सारे पेशेंट्स को ये फायदा मिला कि नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हो रहा था, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें जो हम एग्रेसिव फास्ट नेचुरल इजी और सेफ ट्रीटमेंट देते हैं, उससे लोगों को फायदा मिला और काफी सारे पेशेंट की जान बची और वो वेंटिलेटर से बाहर आए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर न केवल होम्योपैथी का सपोर्ट और एलोपैथी का जो कॉन्जुगेशन या एक तरीके से कोलिब्रेशन से भी अगर किसी पेशेंट की जान बच सकती है, तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से जीवन में एक डॉक्टर के रूप में जो हमारा प्रयास होता है वो साबित होता है। और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलकर जो आगे बढ़ने के लिए जो यूनिक सिस्टम डिफाइन हो सकता है। तो अगर कोविड की बात करूं तो कई एक पेशेंट की मैं आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करूंगा जिसका सैचुरेशन 35% पे आकर एक तरीके से वो बहुत काफी क्रिटिकल स्टेज पे था। अब 35% जिस पेशेंट का सैचुरेशन हो उसके लिए कई बार चाहकर भी मेडिकल साइंस मदद नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास ये केस के बारे में नॉलेज मिलता है, हम लोग अपनी दवाइयां हॉस्पिटल में बेचते हैं, और उस पेशेंट ने जब चालू किया तो केवल 7 दिन की दवाइयों से उसे आराम मिला, और पूरे 15 दिन की दवाइयों से वो पूरी तरीके से, जिसे ये कह दिया गया था कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये जीवन बचेगा या नहीं बचेगा, आज भी नीमच मंदसौर के पास जो जगह है वहां रहकर 6वें साल के बावजूद भी स्वस्थ जीवन जी रहा है। और कहीं ना कहीं ये मेडिकल साइंस की जीत है जो उसे जिताकर कहीं ना कहीं वापस परिवार में खड़े करने की प्रेरणा देती है। छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है जी, कि हमेशा एलोपैथी और होम्योपैथी की एक लड़ाई होती है, वर्सेस वाली स्थिति होती है। मैं बहुत सामान्य शब्दों में कर रहा हूँ, है ना? तो ये कैसे संभव होता है कि एक हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है, वो वेंटिलेटर पर है, और आपको वहां एंट्री मिल जाती है कि साहब ठीक है, हम तो एलोपैथी से कर रहे हैं, आप होम्योपैथी से भी इलाज करके दिखा। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बिल्कुल प्रयास करना चाहूंगा, और मेरा जो प्रकाश डालने का जो तरीका है वो भी बताऊंगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि मेरी क्लिनिक से जब पेशेंट का जब दवा जाता है तो सबसे पहले कंसेंट तो हमें हमारी क्लिनिक में लेना पड़ता है कि आप हमारी दवाइयों को हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, तो पेशेंट हमें कंसेंट देता है। उसके बाद जब हॉस्पिटल में जाता है तो दवाइयां लेकर तो वहां के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें वहां पर कंसेंट देना पड़ता है कि हम ये होम्योपैथी दवाइयां एडिशन करना चाहते हैं। और चूंकि जिस केसेस में अगर मेडिकल साइंस की मजबूरी आ रही है, एक तरीके से सब कुछ करने के प्रयास करने के बावजूद भी पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स अगर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पा रहा है, और अगर ऐसी स्टेज पे चूंकि कई लोगों को पता है कि होम्योपैथी में क्रिटिकल या सर्जिकल केसेस या इमरजेंसी केसेस में चूंकि मैं काम करता आया हूं, तो निश्चित रूप से जो पूर्ववत पेशेंट के जो अनुभव है या कहीं ना कहीं उनके बारे में जो डेटा है वो जब लोगों को पता चलता है तो ये कॉन्फिडेंस उनके दिमाग में भी रहता है कि इस तरीके के काफी सारे पेशेंट्स को ऑलरेडी फायदा मिल चुका है। तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल का भी सपोर्ट मिलता है, और वो भी एक जो मेडिकल साइंस की जो बात है, जैसे मैं कहता हूं ना कि अल्टीमेटली डॉक्टर का जो मुख्य काम है किसी का जीवन बचाना, जो बेस्ट है वो करना। तो अगर आप मिलकर भी वहां पर काम करते हैं और पेशेंट को वेंटिलेटर या उस श्रेणी में से बाहर लाते हैं, फार्म डिसीज एक ऐसा पेशेंट जिसमें ब्रेन में कैल्सिफिकेशन के कारण एक तरीके से होपलेस स्थिति है, मैंने एक पेशेंट को इंदौर के एक रेपुटेड हॉस्पिटल में मैंने दवाई भेजी, और पेशेंट 24 घंटे के अंदर
कॉन्शियसनेस जो नहीं थी वो कॉन्शियसनेस वापस आई। तो ये फायदा ना केवल होम्योपैथी एडिशन करने से ना केवल हमें दिखता है, बल्कि इसका फायदा हॉस्पिटल को भी दिखता है कि उनका पेशेंट सर्वाइव होता है, और कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रयास है, मुहिम है पेशेंट को बचाने की, उसमें वो भी कहीं ना कहीं जीत पाते हैं और पेशेंट पूरी तरीके से 7 दिन में जो डेंजर है उससे पूरी तरीके से बाहर भी निकल पाता है। बहुत संक्षेप में 2 और सवाल मैं समझना चाहूंगा। एक तो ये कि मान लीजिए कोई आपका कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज हो गया है, आप उसको नहीं पता था आपके बारे में, उसने अपनी सर्जरी करा ली, लेकिन अब दोबारा उसके जीवन में ये समस्या ना आए, उसको रेडियो या कीमो की आवश्यकता ना पड़े, तो उसके लिए फिर वो क्या करे? उसके लिए बिल्कुल जिस तरीके से एलोपैथी सिस्टम में भी किसी प्रकार से प्रिवेंटिव या मेंटेनेंस थेरेपी दी जाती है, उसी तरीके से आप होम्योपैथी का, जो कि मैंने जो तरीका बताया उसमें सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी में हम 5 काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि जो रिकरेंस है उसको रोकने के लिए हम कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, ऐसे 5 काम को अपनी दवाइयों को मेटाबॉलिज्म स्तर पर तय करके एक साथ करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो पुनरावृत्ति है कैंसर की उससे हम रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, और अगर कुछ है तो उसके ऊपर एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी कर सकें। वो सिर्फ दवाइयों से ही करते हैं, क्योंकि हमें सर्जरी नहीं करनी है, हमें कीमो नहीं करना है, हमें रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी नहीं करना, ये अलग अलग तरीके से एलोपैथी सिस्टम में किए जाते हैं। हमें ये 5 काम का जो तरीका है उसे एक साथ करने के लिए होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, जो कि दवाइयों से आप घर रह के आराम से किसी भी स्टेज के पेशेंट के लिए, किसी भी उम्र के पेशेंट के लिए जब देते हैं, तो निश्चित रूप से इससे जो जनरेटेड डेटा है, ये एनालिसिस करने के लिए हमने अपने चैनल पे या वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा अवेलेबल कराया है, जो उनकी सक्सेस स्टोरीज है, या जिसमें आप उनके फीडबैक देख पाते हैं कि किस तरीके से मेडिकल साइंस की होपलेस स्थिति में भी सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी से उन्हें फायदा मिला, और उसका जो फायदा लेकर वो कहीं ना कहीं दुनिया को साइड इफेक्ट नहीं। होम्योपैथी से सबसे प्लस पॉइंट है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया में होम्योपैथी के बारे में सबसे अच्छी बात बोली जाती है, इट इज द सेफेस्ट सिस्टम। अगर अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आपने चैनल के माध्यम से पूछा, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि चूंकि होम्योपैथी में दवाइयों में केमिकल नहीं होता, तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते, और जिस भी लेवल का केस है, अगर मुझे ये कोई होम्योपैथ भाई भी अगर कोई मेरा सुन रहा है या कोई मेरे कलीग्स हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस केस की दिशा के अनुसार, उसके ट्रीटमेंट लाइन के अनुसार हमें डोजेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और मैं ये उसका फायदा देना। जी, अच्छा, मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट, उसको एक बार हार्ट अटैक आ गया, उसके लिए तो ये कहते थे कि भाई जीवन भर दवाई चलेगी। कोई थायराइड का केस है, उसके लिए कहा जाता है कि भाई थायराइड आपका नहीं ठीक हो सकता है, उसकी आंखें मान लीजिए बड़ी बड़ी हो गई है ना, गला उसका अलग दिखाई दे रहा है, हेल्थ उसकी या तो बहुत दुबला हो गया है, बहुत मोटा हो गया, तो ये सब सारी चीजें कही जाती है भाई अब ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो क्या ये संभव है, और कितने लंबे समय तक इसकी दवाई लेनी है? बिल्कुल, आप चूंकि ये लाइफस्टाइल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे बीपी, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, इसमें काफी समय तक पेशेंट्स को जीवन भर दवा लगाने की मजबूरी बनती है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल के साथ चलते हैं वाली प्रॉब्लम्स है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल